ब्रेकिंग न्यूज पहली आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने बड़ा बयान दिया है। चीन सबसे बड़ा खतरा है, माइक पॉम्पियो ने कहा। अगर दुनिया ने चीन को नहीं बदला तो वो हमें बदल देगा। चीन को रास्ते पर लाना जरूरी है, यह कह दिया गया है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी माइक पॉम्पियो की तरफ से। अगर दुनिया ने चीन को नहीं बदला तो वह हमें बदल देगा। यानी चीन की घेराबंदी चारों तरफ से जारी है। भारत ने जिस तरह की घेराबंदी एलएसी की तरफ से की है, और इसे सिर्फ घेराबंदी नहीं कहा जाएगा बल्कि ये मकड़जाल में चीन की बाड़बंदी से कहेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन भारत ने कैसे दो टूक जवाब दिया है, यह भी आगे हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। अगली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। सीमा विवाद पर भारत की चीन को दो टूक। भारत के विदेश मंत्रालय ने यह कह दिया, हम देश के सम्मान की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम हैं। एलएसी पर चीन की एकतरफा कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बॉर्डर पर शांति सिर्फ भारत की जिम्मेदारी नहीं है। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने सीधे तौर पर यह बात कह दी है। सुनाएं। Several agreements concluded by India and China since 1993 firmly acknowledge this. In my statement of June 26th, I had noted that the conduct of Chinese forces. हाँ, इसे पूरी तरह सुनाएं, पूरी स्क्रीन पर लेकर के आइए। Peace and tranquility on our borders with China. We are talking to them through established diplomatic and military channels. I had noted that the conduct of Chinese forces this year, including the deployment of large body of troops and changes in behavior accompanied by unjustified and untenable claims, has been in complete disregard of all mutual agreements. We have also made it clear that India is fully committed to observing and respecting the LAC, and that we will not accept any unilateral attempts to change the status quo along the LAC. I had informed last week that the fourth round of the meeting of the senior commanders was held on 14 July, where they also discussed further steps to ensure complete disengagement. In this context, another meeting of the WMCC, that is the Working Mechanism for Consultation and Coordination in India-China border areas, is also expected to be scheduled soon. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव को सुन रहे थे आप, जिन्होंने चीन को दो टूक कह दिया है कि एलएसी का सम्मान तो करना पड़ेगा। क्या है ना, पूर्वी लद्दाख से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक, यानी लेह से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक, चाहे बीच में दुर्बुक का इलाका आता है या फिर गलवान, दिप्सांग, दौलत बेग ओल्डी के बीच का इलाका, जो तिनवेंदियान पोस्ट वाला इलाका है, वहां पर लगातार चीन अपनी घेराबंदी कर रहा है। और चीन जो है फिंगर 4 के पीछे हटने को तैयार नहीं है। मैं पेंगोंग की बात कर रहा हूं, गलवान से पीछे हटने की बात करता है। हमने चुशूल में कह दिया, हमने मोल्डो में कह दिया, लेकिन चीन की तैयारी के खिलाफ भारत ने कितनी बड़ी तैयारी जल, थल और नभ में की हुई है एलएसी पर, यह जानने के लिए हम सीधे अपने वर्चुअल स्टूडियो चलेंगे बरखा शर्मा के पास। बरखा, चीन के खिलाफ भारत की तैयारी क्या है? राशिद, बार बार चीन ये कह रहा है कि बातचीत जो हमारे साथ उसकी जारी है, उसका हल वो निकालना चाहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि बार बार अगर हम सीमा की एलएसी की बात करते हैं तो अब यहाँ पर तैनाती चीन की ओर से बढ़ा दी गई। अब करीब 40,000 जो सैनिक हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है चीन की ओर से। और उसी के साथ साथ जब से ये पूरा का पूरा विवाद जन्मा था, उसी के साथ जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल चीन ने तैनात की हैं, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हो, रॉकेट फोर्सेस हो। लेकिन उसे ये क्यों लगता है कि भारत जो है वो ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है, जब हम ये पूरी तरह से समझ पा रहे हैं कि चीन की कथनी और करनी में इतना फर्क है। तो देखिए, ये जो हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे ना, इसी तरह की कुछ स्थिति एलएसी पर इस वक्त बनी हुई है कि किस तरह से T-90 भीष्म टैंक हो, बोफोर्स हो, 2 लाख की फौज की तैनाती यहां पर भारत की ओर से की गई है। उसी के साथ साथ हम आपको बता दें, नेवी के MiG-29, सुखोई, मिराज, उसी के साथ साथ S-30 MKI लड़ाकू विमान जो है, उनकी तैनाती पूरी तरह यहां पर एलएसी पर भारत की ओर से कर दी गई है। क्योंकि भारत ये बेहतर तरीके से जानता है कि चीन लगातार धोखेबाज रहा है, और इसी वजह से भले ही उससे कितनी बातचीत कर ली जाए, वो शायद इस बात को इतनी आसानी से समझने और मानने को तैयार नहीं होगा कि गलती उसकी ओर से किस तरह लगातार की जा रही है। राशिद, ओके, ठीक है। बरखा, बहुत शुक्रिया आपका। बरखा ने बहुत ठीक तरीके से हमें यह बताया कि भारत की तैयारी क्या है। लेकिन
भारत के मिसाइल की मारक क्षमता क्या है, यह भी आपको जानना बेहद जरूरी है। हम चलते हैं टच पैनल स्टूडियो, और टच पैनल स्टूडियो आपको यह बताएगा कि मिसाइल के मामले में हमने किस तरीके की तैयारी करके रखी है। उसके बाद अपने पैनल के साथ जुड़ेंगे मेरे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी मेरे साथ में लाइव जुड़ने वाले हैं। बहुत ही एनर्जी के साथ देखिए, बहुत ही डायनेमिज्म के साथ में देखिए हमने क्या किया है। टॉप 10 मिसाइल को ठीक आपकी स्क्रीन पर रखने की कोशिश की है। सबसे पहले शुरू करते हैं पृथ्वी 3 यानी, और हां एक चीज समझिएगा कि हमने जद क्या रखा है और हमने बॉर्डर कहां की डिप्लॉयमेंट दिखाई है। चूंकि हमें यह पता है कि डिप्लॉयमेंट कहां पर होती है, लेकिन यह सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, इसको यहीं पर रोकिएगा, यह आगे नहीं बढ़ना चाहिए जब तक मैं बता ना लूं। जम्मू कश्मीर एयरबेस पर अगर डिप्लॉयमेंट की जाती है फाइटर जेट्स के जरिए इन मिसाइल को, तो उनकी मारक क्षमता क्या होगी, एक एक करके आप समझिए। पृथ्वी जिसकी ऊंचाई, पृथ्वी 3 जिसकी ऊंचाई है 28 फीट, 700 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। यानी जम्मू कश्मीर एयरबेस से अगर नागरी की तरफ भी हमारे जेट फाइटर्स गए और उनमें अगर न्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी मिसाइल को अपलोड करके डाला गया, तो फिर आप ये समझ सकते हैं 700 किलोमीटर मारक क्षमता में कहां तक अटैक हो सकता है। और एयरबेस जम्मू कश्मीर में बार बार कह रहा हूं, और आप देखें ये किलिंग मिसाइल्स कही जाती हैं। K-15 750 किलोमीटर मारक क्षमता, 32.8 फीट की उसकी ऊंचाई है। और कहते हैं मिसाइल के मामले में हम 4th जनरेशन नहीं बल्कि 5th जनरेशन की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो डीआरडीओ की तरफ से अपनी R&D हो या फिर डीआरडीओ के अलावा जितने भी हम शस्त्र शॉपिंग कर रहे हैं। आगे आप आए, अग्नि-1 900 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है, 49.2 फीट की उसकी ऊंचाई है। चेंज ओवर करें बहुत तेजी के साथ, हम टॉप 10 लेकर के आए हैं। 1098 दिखाया है, 7वें नंबर पर है निर्भय 1000 किलोमीटर। हालांकि एक चीज बताना यह बेहद जरूरी है कि अभी निर्भय को इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन हां अभी भी ये R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में है, और ये रिसर्च चल रही है डीआरडीओ की तरफ से। लेकिन 49.2 फीट की इसकी ऊंचाई है, 1000 किलोमीटर मारक क्षमता है। यानी आप समझ सकते हैं अगर अंबाला से अटैक किया गया तो क्या होगा, जम्मू कश्मीर से अटैक किया गया तो क्या होगा। और हां, इन सभी की जद में सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी आते हैं, यानी LAC और LOC दोनों तरफ ही अटैक हो सकता है। Agni-2 2000 से 3000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। यानी कि ये अगर जम्मू कश्मीर एयरबेस पर से फायर किया जाए इस मिसाइल को, Agni-2 को 68 फीट की ऊंचाई के साथ में, ये कहा जाता है कि ये मिसाइल बहुत ही ज्यादा तबाही मचाता है। और अगर चीन इसकी जद में और LAC के इलाकों तक चीन ने आने की कोशिश की, पेंगोंग से लेकर के गलवान तक ये सब कुछ इसकी जद में रहते हैं। डीआरडीओ की तरफ से K4 को विकसित किया गया है, और डीआरडीओ ने इसको विकसित करते हुए ये बात कही थी कि अगर इस मिसाइल के जरिए वार किया जाएगा तो अटैक करने के बाद जहां पर भी इस मिसाइल का अटैक होगा, अगर फर्ज कीजिए कि बंकर बनाए गए हैं चीन की तरफ से, बंकर चीन बंकर बनाता है ना, पेंगोंग के पास में ये कहा गया था, गलवान के पास में कहा गया था, दौलत बेग ओल्डी को चोक करने के लिए भी चीन ने इसी तरह की कोशिश की है। तो ये सारे जो मिसाइल है ना, जो हम अभी टॉप 10 मिसाइल भारत की दिखा रहे हैं, इनमें इस तरह की क्षमता है कि जमीन के अंदर जाकर के सीधे वार करें, बंकर तक भी वार करें, और वार करने के बाद पूरी तरह से चीन के चीथड़े उड़ा दें। आगे बढ़ते हैं, चेंज ओवर करें। इसके बाद फिर आता है 4 नंबर पर Agni-4 3000 से 4000 किलोमीटर तक ये अटैक कर सकता है, लगभग 65.5 फीट की इसकी ऊंचाई है। Agni-3 3500 से 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता, 55.5 फीट की इसकी ऊंचाई। Agni-5 5000 से 8000 किलोमीटर की तक अटैक कर सकता है, और लगभग 55.5 फीट की इसकी भी ऊंचाई है। लेकिन नंबर 1 को तो आप जानना चाहेंगे ना। नंबर 1 ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर, Agni-6। नंबर 1 को यहीं पर रोक करके रखें, नंबर 1 को यहीं पर रोक करके रखें, इस लूप को। हाँ चलिए चलाएं आप। 10 नंबर पर पृथ्वी 3 7वें नंबर पर निर्भय है, 6ठे नंबर पर Agni-2 है, 5वें नंबर पर K4 है, 4थे नंबर पर Agni-4 है, 3रे नंबर पर Agni-3, Agni-5, और उसके बाद फिर नंबर 1 मैं इसकी बात कर रहा था, यानी Agni-6, जिसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और ऐसे में भारत की तैयारी हमने आपको दिखाई, भारत की मिसाइल ताकत हमने आपको दिखाई, भारत के जेट फाइटर्स आगे हम आपको दिखाएंगे, इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलेंगे। लेकिन उससे पहले मेरे साथ में मेरे बहुत ही सीनियर कोलीग मनीष अवस्थी मेरे साथ में जुड़े हैं, चीफ पॉलिटिकल एडिटर हैं, मेजर जनरल JKS परिहार मेरे साथ में हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, सलाम, सुबह का सलाम, सैल्यूट। रजत राकेश टंडन मेरे सहयोगी न्यूज हेडक्वार्टर से लाइव हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़े हैं। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास में चलेंगे, लेकिन मेजर अली शाह सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि कहते हैं कि जो युवा होते हैं, युवा की भी दिमाग की मारक क्षमता बहुत अलग तरीके की होती है। इसलिए आपसे ये पूछना बहुत जरूरी है कि अगर विदेश मंत्रालय ने 2 टूक ये कह दिया है, अगर चीन नहीं माना
तो फिर हमें भी जवाब देना आता है। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है एलएसी का सम्मान तो करना चाहिए। क्या ये युद्ध के संकेत हैं? अगर चीन नहीं मान रहा, गलवान के अलावा बाकी जगह से अगर चीन नहीं हट रहा, तो क्या इज इट द इंडिकेशन ऑफ वॉर? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जैसे कि सन त्जू ने किताब लिखी थी, चाइनीज किताब है, विन वॉर्स विदाउट फाइटिंग। उसमें चैप्टर 3 में पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 में सन त्जू ने बोला है कैसे एक जंग जीती जा सकती है बिना लड़े, और वही चाइना अभी कर रही है। बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ये कोरोना जो हो रहा है, एक महीने पहले ऑस्ट्रेलिया में सर्वर्स पे अटैक हुआ था। साइबर वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। 23 मार्च और 30 मार्च को रशियन एजेंसी ने चाइना से हाथ मिला के जो रिपोर्ट भेजी थी वो फॉल्स थी। अब हिंदुस्तान एक ही बहुत ही शांतिपूर्वक देश है, पीस लविंग नेशन है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमको छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये बात चाइना कान खोल के सुन ले, अच्छे से जान ले। दूसरी बात, हमको ये कैपिटलाइज करना होगा कि चाइना की जो नेगेटिव, जो उनकी बैकफुट पे कहां पे आती, देखिए जो चाइना का बॉर्डर है हाई एल्टीट्यूड पे, जब चाइनीज जहाज, एयरफोर्स जहाज जब टेक ऑफ करते हैं तो हाफ पेलोड ऑफ फ्यूल से टेक ऑफ करते हैं। मतलब वहीं पे उनको डिसएडवांटेज हो गया, हमें एडवांटेज हो गया। अब हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था 1962 में, उसके बाद भी, और अभी हाल ही में हम उनको किसी भी तरह का मुंह तोड़ जवाब देने के तैयार हैं। देखिए, फर्ज करिए अभी मैं कंपनी कमांडर हूं, यंगस्टर हूं, बॉर्डर पे तैनात हूं, चाइनीज आर्मी आती है, मेरे को बोलती है जब पीछे हटो, मैं पीछे हटूंगा नहीं, मर मिटूंगा वहां पे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब लेकिन अगर हमें आदेश आया है हमारी हाई कमांड से, डिप्लोमेसी से, आपने तो हाई कमांड की बात की है। मेजर जनरल जेके परिहार के पास चलें, मनीष अवस्थी के पास चलें, रजत राकेश टंडन के पास चलें, उससे पहले अपने प्लाज्मा स्टूडियो विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके पास में आ रहा हूं। सैल्यूट एंड सलामी, सुबह की सलामी, शस्त्रों की सलामी आप हमेशा देने की बात करते हैं, लेकिन आपके साथ मैं थिएटर कमांड की बात करूंगा। सीधे टच पैनल स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। थिएटर कमांड, क्यों ये कहा जा रहा है कि थिएटर कमांड से हम लैस होने जा रहे हैं? आपको याद होगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत जब पहले सीडीएस बने थे, तभी यह कह दिया था कि थिएटर कमांड के साथ में भारत की ताकत को 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना किया जाएगा। थल सेना, वायुसेना, नौसेना को मिला करके एक थिएटर कमांड का गठन किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही थिएटर कमांड भारत को मिलने वाला है। भौगोलिक रणनीतिक क्षेत्र को देखकर सेनाओं को एक साथ ले आना बेहद जरूरी है और इस लिहाज से अमेरिका और चीन से बिल्कुल अलग भारत के थिएटर कमांड का गठन किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका में भी थिएटर कमांड है और चीन में भी है। चुनौतियों को देखते हुए 2 से 5 थिएटर कमांड बनाई जा सकती है। और मैंने बताया ना, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने यह बात पहले ही कह दी थी, जम्मू कश्मीर और नौसेना के लिए अलग थिएटर कमांड का गठन किया जाएगा। 2 से 5 थिएटर कमांड का गठन किया जाएगा और इसकी जद में होगा चीन, इसकी जद में होगा पाकिस्तान, इसकी जद में होगा नेपाल, इसकी जद में होगा भूटान, उसकी जद में होगा म्यांमार, इसकी जद में होगा मालदीव, इसकी जद में होगा श्रीलंका। यानी पूरी तरह से मजबूत किया जा रहा है। और हां, कल हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम देश का सवाल में हमने ये खबर ब्रेक की थी। मेरे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी ने ये खबर ब्रेक की थी। सीधे उन्हीं के पास में चलेंगे। मनीष, थिएटर कमांड भारत की सेना को किस तरह की मजबूती देने जा रहा है और क्या ये माना जाए कि थिएटर कमांड का जो मॉडल अमेरिका और चीन से अलग होगा, वहां पर भारत बहुत ही आगे और 5th जनरेशन में तो और भी ज्यादा आकर के खड़ा हो जाएगा? जी, जहां तक थिएटर कमांड की बात है राशिद, कल शाम को जब हम चर्चा कर रहे थे तो आज जो हमारे पैनल पर 2 शख्सियत, 2 चेहरे, विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी और प्रफुल्ल बख्शी के साथ साथ मेजर जनरल जेके परिहार हैं, तो जिस तरह से अंडमान निकोबार में एक ट्राई कमांड है, उसी के मद्देनजर इस तरह की सोच और इसके निर्माण को लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। क्योंकि जिस तरह से चीन ढीठ बना हुआ है, गलवान से पीछे नहीं हट रहा, 3 पर अगर हम हैं तो वो अभी 5 पर डटा हुआ है। इन सारी बातों के मद्देनजर कल मेजर जनरल जेके परिहार ने भी कहा था कि अब वक्त आ गया है चीन को उसकी भाषा में जवाब देने का। हिमालय से हिंद महासागर तक अगर अमेरिका, अगर जापान, हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन अगर साथ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर किस बात के इंतजार में हैं। मनीष अवस्थी बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं जहां पर भी पैट्रियोटिज्म की बात आती है, जहां पर भी राष्ट्रवाद की बात आती है, जहां पर भी देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की बात आती है। लेकिन थिएटर कमांड पर ही मैं रहूंगा।
मेजर जनरल जेके परिहार थिएटर कमांड के जरिए हिंदुस्तान कितना मुकाबिल, कितना मजबूत, कितना सशक्त होने जा रहा है, उसके बाद विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी आपके पास में आऊंगा। ऐसा है, मॉडर्नाइजेशन जो होता है वो एक समयबद्ध और त्वरित और सतत प्रक्रिया होती है। थिएटर कमांड का हमारा कॉन्सेप्ट 2010 से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं और अब ये स्टेज आ गया है कि क्योंकि हमारी थिएटर कमांड अमेरिका और चाइना से बिल्कुल अलग होगी। उनका कई जो है नेवी पे ज्यादा सपोर्ट होता है, हमारे यहाँ जो है ग्राउंड फोर्स को स्ट्रांग बना के रखना हमारी मेन रीजन पूरे नॉर्थ से उसमें रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, सारे रिसोर्सेज इसमें जुड़ेंगे, पर ये हमारा हर कमांड अलग होगी। जो कमांड हमारी लद्दाख में थिएटर कमांड होगी उसका मुकाबला जो है वो बंगाल की खाड़ी को कवर करने वाले से नहीं होगा, पेनिसुला कॉन्फ्रेंस का अलग होगा, रिसोर्सेज अलग होंगे। उसमें जो है हमको हर एक को अंदर ही अंदर उनको एक तरह की लिबर्टी होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन सिनर्जी के साथ में वो काम कर सकें। तो थिएटर कमांड की पहली सिनर्जी जो मैं समझता हूं, जो मैंने 3 महीने पहले भी कहा था, वो शुरू होना चाहिए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री नेवल एंड एयर ऑपरेशन से। वो जो इसको प्लान करते हैं वाइस चीफ से हो, डीजी वहां से ऑपरेशन से होगा, फिर इंटेलिजेंस इसमें ऐड होते हैं, फिर अकाउंट्स और वो होते हैं, फिर वो ग्राउंड लेवल पे जाते हैं, तभी वो इफेक्टिव होते हैं। तो थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट हमारा बहुत अच्छा है और धीरे धीरे बढ़ेगा। पर हमको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान, नेपाल हमारे पीछे अभी हमारी उसमें संवेदनशीलता को बढ़ा रहे हैं, तो किसी भी स्ट्रक्चर को ऑल आउट हम पूरा चेंज इमीडिएटली नहीं कर सकते। एक काम कर लेते हैं, धीरे धीरे करना पड़ेगा। एक काम कर लेते हैं, वॉर जोन में भारत के सुपर फाइटर दिखाते हैं और कैसे रफाल जो कि 27 तारीख को आने वाला है, और रफाल की जद में कौन कौन से इलाके आएंगे पाकिस्तान के और चीन के, ये भी हम आपको दिखाएं। लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि भारत के सुपर फाइटर जो भी LAC पर तैनात किए गए हैं, सुखोई 30 MKI, 5th जनरेशन रशियन जगुआर, इसके अलावा मिराज 2000, अपाचे, चिनूक, C-17 ग्लोब मास्टर, स्पाई ड्रोन के बारे में ये कहा जाता है कि हाँ स्पाई ड्रोन आपको बताएंगे, लेकिन LAC पर 3 एक्स्ट्रा ब्रिगेड, एक ब्रिगेड में 3000 सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। लद्दाख में कुल 30,000 सैनिक होंगे। ठंड के लिए क्या तैयारी अलग से बताएंगे। LAC पर पैरा स्पेशल कमांडोज की भी तैनाती की गई है। लेकिन इन सभी के बीच में ये बताना आपके लिए जरूरी है, स्पाई ड्रोन के जरिए जितने भी दुर्गम इलाके हैं यहां पर चीन पर नजर रखी जाएगी, LAC पर और LOC पर पाकिस्तान पर भी नजर रखी जाएगी। लेकिन क्या हम अपने टच पैनल स्टूडियो चल सकते हैं? PCR प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, चलिए रफाल की जद में किस तरह से ड्रैगन है, टच पैनल स्टूडियो चलेंगे। उसके बाद विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी कुछ कहने के लिए बहुत बेचैन है, बहुत बेकरार हैं, शायद हवाई ताकत के बारे में बताएंगे हमें। लेकिन आप ये देखें कि कहां पर, मैं बार बार एक चीज कहता हूं कॉन्फिडेंशियली, कि हम वो एयरबेस नहीं बताने जा रहे हैं जहां पर एग्जैक्ट रफाल की खेप, क्योंकि 6 रफाल अभी आने वाले हैं, 36 में से 6 आने वाले हैं, और जो 6 आने वाले हैं कहां पर उन्हें डिप्लॉय किया जाएगा ये अभी हम नहीं बता रहे। लेकिन हम एक काल्पनिक चित्रण यहां पर कर रहे हैं, एक वर्चुअल इमेज यहां पर रख रहे हैं। मान लीजिए अंबाला एयरबेस पर रफाल की तैनाती हो गई, तो नागरी एयरबेस जो चीन का है 368 किलोमीटर दूर सीधे तौर पर रफाल की जद में होगा। अगला बदलें, चेंज ओवर करें। फर्ज कीजिए कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर यानी भारत के मुकुट पर तैनाती की जाती है, तो 625 किलोमीटर काशगर में सीधे तौर पर जद में। नेक्स्ट चेंज ओवर। लेह में अगर तैनाती की जाती है यानी पूर्वी लद्दाख के इलाके में, तो फिर नागरी सीधे तौर पर अटैक जोन में होगा और अटैक जद में होगा। लेह के बाद फिर आप आ जाइए, लेह में अगर तैनाती की जाती है तो जो काशगर एयरबेस है चीन का 615 किलोमीटर की दूरी पर है। लेह से होटान के बारे में मैंने कल आपको बताया था। होटान में लगातार चीन अपनी एयर फाइटर्स डिप्लॉयमेंट बढ़ाता चला जा रहा है। लेकिन अब आप नॉर्थ ईस्ट में आ जाइए, नॉर्थ ईस्ट में अगर हाशिमारा में डिप्लॉयमेंट हो जाती है तो क्या होगा? शिगास्ते सीधे तौर पर 293 किलोमीटर रफाल का अटैक होगा। और रफाल के बारे में आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे इसे हैमर मिसाइल से लैस करके भेजा जा रहा है फ्रांस की तरफ से। हाशिमारा से लेकर के गोंगर तक 324 किलोमीटर। और हम आपको इससे पहले कि हैमर के बारे में बताएं, रफाल और हैमर के बारे में बताएं, उससे पहले विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी के पास एक बार फिर से चलना बेहद जरूरी है। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मैं आपसे आसमान की ताकत के बारे में तो पूछूंगा ही, मिसाइल के बारे में आपसे पूछूंगा ही, रफाल के बारे में आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले ये बताएं, चूंकि चीन की तरफ से कहा जाता है हमारे पास है चेंगदू सीरीज के जेट फाइटर, हम कहते हैं हमारे पास मिग है, जगुआर है, C-17 ग्लोब मास्टर है, चिनूक है, अपाचे है, रफाल आने वाला है। हम कहां पर खड़े हैं, चीन कहां पर है? देखिए ऐसा है, हमारे पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट है जो रशियन सीरीज के हैं, आप उसको लीजिए, वो सब चाइना के पास में है, इंक्लूडिंग सुखोई 30, इंक्लूडिंग मिग 29,
वो सब चाइना के पास में है। चाइना ने एक बड़ा अच्छा काम और किया है, उसने रशियन एयरक्राफ्ट को रिवर्स इंजीनियर करके अपना बना लिया है, जो हम नहीं कर पाए। तो ये सारे के सारे जो सुखोई 27 का मॉडल उनके पास में है, वो उनके पास में अब एडवांस जो J-20 है वो स्टेल्थ उन्होंने चुराया था, उसकी जो F-22 की टेक्नोलॉजी चुराई थी उसको उन्होंने बना दिया है, हालांकि वो पूरा स्टेल्थ नहीं है। पर मैं ये बता दूं आपको, सुनिए साहब, ये जो आप थिएटर कमांड की बात कर रहे थे, थिएटर कमांड का फायदा टेरेन को देख के होता है। जिस टेरेन में जो फोर्स लगती है उसके सारे एलिमेंट्स उसमें होते हैं हर एक थिएटर कमांड में। फाइटर एयरक्राफ्ट के, आर्टिलरी के, सबसे सरफेस टू सरफेस मिसाइल के, अगर सी के पास में है तो नेवल वेपन सिस्टम्स भी थिएटर कमांड में होंगे। तो थिएटर कमांड जो होती है, जैसे जनरल साहब बता रहे थे, सारे के सारे डीजीएमओ और एयरफोर्स के काउंटर पार्ट, नेवल के काउंटर पार्ट मिलके पूरी टेरेन को स्टडी करके अपने अपने थिएटर की रिक्वायरमेंट बताते हैं। तो हमारे पास ये जो जैगुआर की बात, आप जो अब रफाइल की बात कर रहे थे, रफाइल के जितने आपने बेसिस बताए, चाहे लेह से चाहे हासीमारा से, हर जगह से रफाइल विल बी केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग। और जो हैमर मिसाइल की आप बात कर रहे हैं, हैमर मिसाइल इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि उनके जितने बंकर्स होंगे, जिनके रनवे होंगे, उनको तोड़ने के लिए फ्रॉम अ डिस्टेंस ये रिक्वायर्ड होंगे। तो इसलिए हमारी जो एयरफोर्स है, अब मैं जैसे पहले भी बोल चुका हूं, हमको तो 1 महीना 1.5 महीना पहले काम खत्म कर लेना चाहिए था। हमने एक इंग्लिश में कहावत है, मुझे बार बार मेरा प्रोडक्शन कंट्रोल रूम बार बार चिल्ला के कह रहा है, ये बताया जाए पूरे देश को कि क्यों हम ये कह रहे हैं, ये जंग नहीं आसान। अगर भारत और चीन के बीच में जंग होती है तो चीन के लिए ये क्यों कहा जा रहा है कि ये जंग नहीं है आसान। सीधे टच पैनल स्टूडियो फिर से हम चलते हैं, हम आपको टच पैनल ले जाएंगे, हम आपको वर्चुअल स्टूडियो लेकर के चलेंगे, हम आपको इन्फोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलेंगे। लेकिन आप ये देखें, सर्दी आते ही लद्दाख में किस तरह की चुनौती होती है, और इसीलिए हम ये कह रहे हैं ये जंग नहीं है आसान। गलवान डेप्सांग हॉट स्प्रिंग में माइनस में पहुंच जाता है तापमान। सेना को बड़ी संख्या में तंबू, वर्दी, जूते और हेलमेट की होती है जरूरत, और इसके प्रोक्यूरमेंट की प्रोसेस अभी से ही शुरू हो गई है। रसद सामग्री पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, और सर्दी आते ही लद्दाख में इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चीन के पास 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान, ऐसा चीन कहता है। मिलिट्री हार्डवेयर के मामले में चीन कमजोर नहीं है, ऐसा चीन कहता है। चीन को धकेलने के लिए अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की जरूरत है, और आपको तो पता है कि अमेरिका से हम F सीरीज के विमान ले रहे हैं। और हाँ, इजराइल से किस तरह का कि स्पाई बम, जो इजराइल वाले स्पाई बम है, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि बंकर में जाते हैं, 100 टुकड़े होते हैं, तहस नहस कर देते हैं। और अब अमेरिका में बिडेन अगर आगे चल करके राष्ट्रपति बनाए गए, इन सब ये राजनीतिक समीकरण बताते हुए कुछ ग्राफिक हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि इस जंग में बहुत सी चीजें आपके लिए समझनी जरूरी है, और उनमें है लद्दाख में तापमान जो 3 महीने के बाद में होने वाला है। इसके बारे में हम मेजर जनरल JKS परिहार से दोबारा से हम सवाल करेंगे, मनीषा अवस्थी के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले रजत राकेश टंडन के पास भी चलना बेहद जरूरी है। रजत, मिलिट्री लेवल टॉक में क्या हुआ हमने देखा, डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स में क्या हुआ हमने देखा, लेकिन दिल्ली में भारत चीन को लेकर के क्या चल रहा है, शायद बेहतर आप बता पाएंगे। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल्स, लोक कल्याण मार्ग, हर जगह भारत चीन को लेकर के हलचल क्या है? देखिए राशिद, किसी भी पॉइंट पे भारत कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। 2 किलोमीटर जरूर चीनी सेना पीछे गई होगी, लेकिन अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, 5 किलोमीटर तक कब्जा है, ऐसे सूत्र वहां बताते हैं। हिंदुस्तान किसी भी लेवल पर कॉम्प्रोमाइज करने को राजी नहीं है, चाहे वो डिप्लोमेटिक टॉक्स हो, चाहे वो मिलिट्री लेवल टॉक्स हो। भारत ने एक कड़ा संदेश दिया, और शायद पहली बार इतना कड़ा संदेश दिया गया है। और जिस तरीके की स्थिति है, मैं लद्दाख में था 6 से 7 दिन, जिस तरीके के वहां मूवमेंट्स है, जिस तरीके से वहां पर हेलीकॉप्टर्स हैं और फाइटर प्लेन्स हैं जो वहां लगातार अभ्यास कर रहे हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट्स हो रहा है, लद्दाख स्काउट्स को आगे बढ़ाया जा रहा है, ITBP की तैनाती हो रही है, कमांडोज पैंगोंग के पास उतारे जा रहे हैं। इससे एक चीज बिल्कुल भी साफ है कि भारत हर तरीके से तैयार है। हो सकता है तैयारी में कोई कमी हो सकता है अनप्रेसिडेंटेड ये चाइनीज मूव हो, तो भारत अपने आप को उतना तैयार कर रहा है कि वो मेजर जनरल JKS परिहार, लद्दाख में यानी LAC वाले इलाके पर जब एक ऐसे वक्त में -30 डिग्री तक भी तापमान चला जाता है, 15,000 फीट की ऊंचाई पर आपको युद्ध लड़ने होते हैं या फिर अपने सीमा की निगहबानी करनी होती है, तो नवंबर तक चैलेंजेस कितने बड़े आने वाले हैं भारतीय सेना के लिहाज से, क्योंकि इंडिकेशन ये मिले हैं कि चीन के फौजी पीछे हटने को तैयार नहीं है।
अगस्त एंड से तानसे, दुर्बुक और उसके आगे चुशूल में टेम्परेचर गिरना शुरू होता है और अक्टूबर तक आते आते रात का टेम्परेचर -15, -20 तक और दिन का 0 के आसपास आ जाता है। नवंबर में और गिरेगा और उसके बाद में दिसंबर से अप्रैल तक वो -40 तक नीचे चला जाएगा। रात में, दिन में -10, 15 रहेगा। पानी की कमी हो जाती है, बर्फ जम जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। सेनाएं जो है वह पहले से डिप्लॉय रहती है, एक्लिमेटाइजेशन हो जाता है, तो हम लोग जो है आराम से 15-20 किलोमीटर की पेट्रोलिंग भी कर चुके हैं और उसमें आप वेपन्स के साथ में एक्सरसाइज वगैरह भी हो सकती है। तो सर एक जज्बा जो चीन है के वो बहुत बौखलाहट की जरूरी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आप सभी को रोकना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर है, अमेरिका से बौखलाकर चीन ने कर दिया है पलटवार। चीन ने अमेरिकी दूतावास बंद करने के दे दिया आदेश। पहले अमेरिका के ह्यूस्टन में चीनी दूतावास को बंद किया गया था और अब चीन ने अमेरिकी दूतावास बंद करने के आदेश दे दिए। मनीष अवस्थी, क्यों ये हम ना कहें कि चीन बिल्कुल पगलाया है, चीन पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हुआ पड़ा है। भारत ने जिस तरह का दबाव बना करके रखा हुआ है अमेरिका की तरफ से, क्वाड ग्रुप की तरफ से, मकड़ जाल में जिस तरह से फंसा है अमेरिका, चीन, और यही एक वजह है कि फ्रस्ट्रेट होकर के बहुत ही गलत कदम डिप्लोमेटिक लेवल पर उठा रहा है चीन। राशिद, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से अमेरिका को इस बात की जानकारी मिली कि ह्यूस्टन के कॉन्सुलेट में वहां पर कुछ खास गोपनीय दस्तावेजों को जलाया जा रहा था, तो उसके बाद अमेरिका ने यह कदम उठाया। और डिप्लोमेसी में अगर बात की जाए, कूटनीति में अगर बात की जाए, अगर तुम डाल तो मैं पात, उसी के तहत चीन भी अब एक रिटेलिएटरी एक्शन के तहत, मुझे ऐसा लगता है कि चीन ने जो कहा है कि अमेरिकी कॉन्सुलेट्स को बंद करना है, रिटेलिएट रिएक्शन। विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, मनीष अवस्थी ने कहा रिटेलिएट रिएक्शन, लेकिन जब मनीष अवस्थी बोल रहे थे तो विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे। अगर एक रिटायर्ड फौजी चीन की बात करते हुए और सुनते हुए मूंछों पर अगर ताव देता है, अगर यूं करता है अपनी मूंछें, इसका मतलब क्या होता है सर? इसके मायने क्या होते हैं? कहते हैं मूंछ है तो भारत की शान है, फौजी की मूंछ है तो भारत की आन बान और शान है। और वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या मूंछें हैं आपकी, क्या मूंछें हैं सर आपकी, वाह। थैंक यू वेरी मच। ये जो मूंछों का तो मामला यही रहेगा, पर मेरी मूंछें और ऊंची हो जाती अगर ये हमने जो चीन के साथ काम में खत्म कर दिया होता, तो बात यहां तक ना आती। अब आपको क्या होगा प्रॉब्लम मैं बता दूं कि चीन जम जाएगा, जैसे कारगिल में हमने गलती करी थी, पाकिस्तानियों को अंदर आने दिया था और हमको कितनी जोर लगाना पड़ा था, रुक के एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा था और मकर जाल भी निकाल करके रखें। तो इसीलिए हमको अब मकर जाल तो तोड़ना पड़ेगा। अब भी शुरू कर दीजिए, तो देर नहीं है। अगर वो जम गए, विंटर में जम गए, तो फिर आप 3-4 क्रिसमस निकाल देंगे और आप उनको हिला नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं ये बता रहा हूं कि अगर हमारे हाई कमांड ने कोई और प्लानिंग की हुई है तो फिर गॉड ब्लेस देम, पर मेरे ख्याल से हमको ये होमवर्क पहले ही खत्म कर लेना चाहिए था। चीन को अंदर घुसने ही नहीं देना चाहिए था। मैंने आपके सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मैं बताता हूं आपको, हेलीकॉप्टर वुड हैव डन इट। सर मैं बताता हूं आपको, चीन जब अंदर घुसा है ना, तो इस बार चीन निकल नहीं पाएगा। इस बार चीन जो है एलएसी में अंदर तक आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चीन फंस गया मकड़ जाल में। अब ये मकड़ जाल क्या है, ये मकड़ जाल किसने बुना है, शायद बताने की जरूरत नहीं है। टच पैनल स्टूडियो, वंस अगेन चेंज ओवर टू टच पैनल स्टूडियो। मकड़ जाल, चीन को किस तरह से भारत ने मकड़ जाल में घेर करके रखा है, और ये देखें आप, मकड़ जाल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन का लाल झंडा आपको नजर आ रहा है, लेकिन मकड़ जाल में किस तरह चीन फंसा हुआ है। एक तरफ से भारत ने पूरा प्रेशर बना करके रखा है। 10 बजे से जिस प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, भारत ने क्वाड ग्रुप के तौर पर जापान को साथ में लिया है। शिंजो आबे और भारत अच्छे दोस्त बने हुए हैं। ब्रिटेन भारत का साथ दे रहा है। अमेरिका ने किस तरह का दबाव बनाया है, अमेरिका ने जिस तरह से ह्यूस्टन में चीनी दूतावास बंद किया है, चीनी दूतावास जिस तरह से बंद किया है, यह एक प्रेशर चीन के ऊपर बना हुआ है। और इससे पहले हांगकांग में जिस तरह के प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाए गए थे, माइक पॉम्पियो लगातार, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगातार बयान दे रहे हैं। डब्ल्यूएचओ पर प्रेशर चीन को लेकर के ट्रंप ने बनाया था, यह भी हमने आपको दिखाया था। रशिया के साथ में भारत की दोस्ती पुरानी है, लेकिन रशिया से हथियार सौदा चीन भी करता है, लेकिन भारत ने हथियार सौदे को लेकर के रशिया के साथ बातचीत और आगे बढ़ा दी है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये 2 मुल्क ऐसे हैं, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया 2 मुल्क ऐसे हैं जो भारत के साथ क्वाड ग्रुप में शामिल हैं। और क्वाड ग्रुप में शामिल होने का मतलब यह है कि वॉरशिप एक्सरसाइज में, या फिर जो कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अभी चीन पूरी तरह से मकर जाल में फंसा हुआ है। इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में बात करने के लिए एक बार फिर से
मोहम्मद अली शाह कहते हैं कि युद्ध तो फिर भी जीत और हार के बीच तय होता है, लेकिन अगर मकड़जाल में कोई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में फंस गया तो समझ लो बहुत ही बुरा वो चक्रव्यूह होता है। क्या यह माना जाए कि भारत की व्यूह और चक्रव्यूह रचना में आज की तारीख में चीन बुरी तरह से फंस गया है? आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया राशिद भाई। जी हाँ, चीन बुरी तरह फंस चुका है कि आज की तारीख में हर कोई उसके खिलाफ है। आप क्वाड को देख लिए, G7 से G10 कंट्री को देख लीजिए। प्रेसिडेंट बोरिस ने, यूके प्रेसिडेंट ने एक आइडिया फ्लोट किया था कि अभी तक G7 कंट्रीज हैं, उनको G10 बनाया जाए और हिंदुस्तान को भी उन पर इंक्लूड करा जाए, अलायंस अगेंस्ट चाइना, क्योंकि इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है। इसके अलावा क्वाड, और 2007 में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान ने एक तय किया था कि वो जितने भी हमारे फाइटर पायलट्स हैं, मिलिट्रीज हैं, उनको एंडरसन एयर बेस अमेरिका में ट्रेन करेंगे। खैर 10 साल तक ये मामला चलता रहा, खुश हो गया था। 2017 में ये दोबारा, नवंबर 2017 में ये मामला दोबारा उठा और अभी उसकी बात चल रही है दोबारा क्वाड की। आपने फरमाया कि दोबारा क्वाड फॉर्म होएगा और चारों देशों की मिलिट्रियां, सिंगापुर को भी साथ में लेने का इरादा है। सर आप सभी लोग बने रहें। एक मैं काम करता हूं, सिर्फ